चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है ये विद्युत धारा। एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में सब खत्म कर दूंगा मैं। अब देखो विद्युत धारा क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास में ध्यान रखना, आवेशों के प्रवाह की दर। ठीक है, सारे पॉइंट यहां पर एक साथ आ जाएंगे। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका जो सूत्र होगा वो होगा हमारे पास में आवेश बटा समय, मतलब कि I बराबर मिलेगा मुझे Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी मिलेगा। इसके अलावा I बराबर होता है NE बटा टी। क्या होता है? NE बटा टी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तो ये है, लेकिन इसके अलावा जब हम एक आगे जाते हैं तो वहां पर मिलता है हमें I बराबर V बटे आर। आई बराबर वी बटे आर, इसका फॉर्मूला मिलता है। आई के सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ गए। आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर एन ई बटा टी। एन ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई बराबर हो गया वी बटे आर, वोल्टेज बटा प्रतिरोध। ये हमारे पास में फॉर्मूले हो गए इसके सारे के सारे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो धारा होती है, धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ध्यान रखना इस बात को। अब एम्पियर बराबर क्या होता है, ध्यान देना। एम्पियर बताओ ना, आवेश, आवेश का मात्रक होता है सर कि कूलाम। आवेश का मात्रक होता है हमारे पास में कूलाम होता है, और जो समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो कूलाम बटा जो सेकंड होता है वो हमारे पास में एम्पियर होता है। कूलाम बटा सेकंड एम्पियर कहलाता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, उसके बाद में फिर ध्यान देना कि जो धारा होती है, धारा का जो मापन होता है, धारा का जो मापन होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो धारा का जो मापन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं उसे? हम अमीटर कहते हैं। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और अमीटर को कहाँ जोड़ा जाता है ये भी पूछा गया है। तो अमीटर जो होता है, ये अमीटर, तो अमीटर का जो संयोजन होता है, अमीटर का संयोजन वो होता है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में। किसमें होता है? श्रेणी क्रम में होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, रहेगा आपको सब याद। ठीक है, यहां से धारा के यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन काय से बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा परिभाषा से, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूले से, तीसरा क्वेश्चन बनेगा मात्रक में से, चौथा क्वेश्चन बनेगा मापन में से, फिर पांचवा क्वेश्चन बनेगा मापन को, जिसका मापन किया था उसको किसमें जोड़ा जाता है? तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से विद्युत धारा में से बनेंगे। क्लियर? ठीक है ना। अब यहां से हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाए। एक क्वेश्चन और क्या बनेगा सर, है ना? तो ध्यान देना, जो विद्युत धारा होती है ना, तो विद्युत या आवेशों की, है ना, जो आवेश जो होते हैं हमारे पास में, ये आवेश है ना। तो आवेशों को कहां पर खोजा गया था? तो प्यारे बच्चों आवेशों को, एक छड़ थी हमारे पास में आबूनस की छड़। आबूनस की जो छड़ थी उसमें आवेशों को खोजा गया था। और सबसे पहले जो आवेश खोजा गया था वो खोजा गया था धनावेश। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा आवेश को खोजा गया था? सबसे पहले धनावेश को खोजा गया, ध्यान रखना। आवेश को कहां पर खोजा गया? तो आबूनस की छड़ थी उसके अंदर इनको खोजा गया था। इसके बाद में एक दो चीज और ध्यान देना कि जो धारा के जो अन्य मात्रक होते हैं, जो मान होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर आ जाए मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा आपके पास में माइक्रो एम्पियर, यू ए का मतलब हो गया 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर हो गया। और एक आएगा आपके पास में एन ए, इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस का 9 एम्पियर। ये डेटा पेपर में आ सकता है कि 1 मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है, और 1 नैनो एम्पियर का मान कितना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रहेगी आपको सब ये बातें। ठीक है, कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? मैं आपसे कह रहा हूं, इतना विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, यहां से 101% पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है, आएगा ही आएगा, बोल दिया तुमने। और हम विभवांतर को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, दोनों की परिभाषा अलग अलग होती है ना। अब कैसे होती है, ध्यान रखना इस बात को समझना कि मेरे पास में एक धनावेश है, मेरे पास ये जो है ये है हमारे पास में धनावेश, और ये जो धनावेश है ये रखा हुआ है अनंत पर। ये कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। अब इस धनावेश को, यहां पर एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र है।
अब इस एकांक धनावेश को मैं यहां से यहां तक लेकर आया, मतलब इसके ए बिंदु पर लेके आया, यहां पर आ गया ये, तो मैं इसको ए बोल दिया और ये इसका बी बिंदु है, ठीक है। तो मैं इसको ए बिंदु पर लेकर आया, कहां लेकर आया मैं इसको, ए बिंदु पर लेकर आया। एकांक धनावेश को क्या बोला मैंने, इसको एकांक धनावेश कहा। एकांक धनावेश को अनंत से, क्या है ये विद्युत क्षेत्र, ये अनंत, ये विद्युत क्षेत्र है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव या विद्युत विभव कहलाता है। विभव या विद्युत विभव कहलाता है, ध्यान रखना है आपको। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब ये एकांक धनावेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में आ गया, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर आया ये। अब इसको हम लेके जाएंगे विद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक। इस धनावेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जाएंगे, तो दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे, तो लेकर जाने में कार्य करना पड़ेगा, लेकर जाने में कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ विभवांतर कहलाता है, रहेगा याद आपको, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करना पड़ा, अपने को कार्य करना पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत विभवांतर कहेंगे। अब ध्यान देना, विभवांतर कैसे है सर, है ना, इसका संधि विच्छेद करो तो विभवांतर का मतलब होता है विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाएगा बताओ, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। मतलब कि वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस क्या हो गया, वी ए ही क्या है हमारा, विभवांतर है। आया कि नहीं आया समझ में, कुछ बताओ, कोई डाउट यहां तक समझने में। से एकांक धनावेश को मैं विद्युत क्षेत्र तक लेके आता हूं, तो जो कार्य होगा उसे हम विद्युत विभव कहेंगे, और विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसको ही लेके आएंगे हम, उसी एकांक धनावेश को, जो कार्य होगा उसे हम विभवांतर कहेंगे। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अनंत पर किए गए कार्य का मान कितना होता है, 0। ये हम पता लगा ही सकते कितना कार्य किया जाएगा, तो वहां पर किए गए कार्य का मान हमने शून्य माना। अनंत जिसके आगे एकांक आ गया उसको हमेशा बटे के नीचे लिखेंगे। तो हमने क्या बोला, एकांक धनावेश, धनावेश के आगे क्या लगा, एकांक, तो धनावेश तो आएगा बटे में, और एकांक के बाद में जो राशि आएगी, एकांक धनावेश आ गया, इसके बाद में जो राशि आएगी वो आएगी ऊपर, वो कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, तो बताओ v बराबर या विभव या विभवांतर बराबर क्या बना, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश बना, बन गया कार्य बटा आवेश। कार्य बटा जो आवेश होता है, ठीक है ना, इसका जो मात्रक बनता है, फिर हम इसको बोलते हैं वोल्ट। इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया प्यारे बच्चों वोल्ट। क्लियर, कोई डाउट यहां तक समझने में। इसके बाद में अब यहां का मतलब हो गया कि V W, इससे हम W को दर्शाते हैं और इससे हम Q को दर्शाते हैं, है ना। अब मात्रक भी समझो, जो वोल्ट जो बराबर होता है वोल्ट, बताओ ये क्या है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक अभी समझा है हमने, वो होता है कुलाम। जो जूल बटा जो कुलाम होता है वो कहलाता है वोल्ट, जूल बटा जो कुलाम होता है वो वोल्ट कहलाता है। गलती मत करना, जरूरी नहीं है पेपर में वोल्ट लिखा हुआ ही आए, हो सकता है जूल बटा कुलाम लिखा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा जूल बटा कुलाम किसका मान होता है, अर्थात कि वोल्ट का मान होता है। क्लियर ना, रहेगी बातें आपको याद। V के अलावा इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है हमारे पास में IR। V बराबर क्या होगा, IR होगा। V का मतलब विभव या विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा, और R का मतलब होता है प्रतिरोध। R का मतलब प्रतिरोध होता है। सर ये प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। अब यहां पर ठीक है सर, ये विभव और विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, इनका जो मापन होता है, एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे उसको, हम वोल्ट मीटर कहेंगे। और जो वोल्ट मीटर होगा, इसका जो संयोजन होगा, इसका संयोजन हम करते हैं समांतर क्रम में। इसमें करेंगे बताओ, समांतर क्रम में करेंगे। क्लियर, कोई डाउट। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होता है वो कैसा होता है, तो आपको प्रतीक ध्यान रखना है। इसका जो प्रतीक होता है वोल्ट मीटर का, वो इस प्रकार से आपको V बनाना है, ठीक है। और जो आपको एक बड़ी लाइन खींचनी है, एक छोटी लाइन खींचनी है, बड़ी लाइन पर आएगा प्लस और छोटी लाइन पर आएगा माइनस, ये वोल्ट मीटर का साइन हो जाएगा। इसी प्रकार से अमीटर का जो सिंबल होगा वो भी ऐसे ही बनेगा। ये आपको केवल A लिखना है,
बड़ी लाइन प्लस की, छोटी लाइन माइनस की, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जितने भी कसा क्या बनेगी कि जो कोई भी चालक तार होगा, ये चालक तार है, ठीक है ना, इस चालक तार में क्या होगा, जो एक कुलाम जो आवेश होंगे, एक कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा 1 जूल होगा। कितना होगा बताओ? 1 जूल होगा। तो यहाँ पर जो इसके चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न जो विभवांतर होगा VA और जो VB का जो मान होगा वो कहलाएगा 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कुलाम। ध्यान देना, मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो आपने बोला 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कुलाम, ये आपने बोला। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? यहां से ये क्वेश्चन ये नहीं आ सकता पेपर में कि एक इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। वो ये बोल सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेशों का मान बताओ, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेशों के मान बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेशों का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। क्वेश्चन दो प्रकार से बन गया ये, कितने, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तब भी आप लिखोगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कुलाम। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों का मान बताओ, तब भी आप लिखो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कुलाम। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? अब ध्यान दो कि एक कुलाम जो होता है, एक जो चार्ज होता है, एक कुलाम जो आवेश होता है, तो एक कुलाम आवेश का मान कितना होता है? एक कुलाम आवेश का मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से बनेगा कि बताओ एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश में। एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक आवेश में होते हैं 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एचपी की वैल्यू कितनी होती है? तो एक एचपी का जो मान होता है वो होता है 746 वाट। एक एचपी का मान होता है 746 वाट। एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो आपको याद रखना है 746 वाट होते हैं सर, 746 वाट होते हैं, रहेगा आपको याद। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा कि A1 kWh, 1 किलोवाट हार का मान कितना होता है, मतलब 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो ये होता है, मैंने आपको बताया था 3.6 और आपको याद रखनी है 10 की पावर 6 जूल। क्या याद रखनी है आपको? कैसे याद रखोगे? 3.6, आगे का मान याद रखो आप, बस 3.6। क्या याद रखो आप? 3.6। अब पता ही है पीछे 10 आएगा, तो 10 की पावर कितनी आएगी? अब 6 आएगी। कितनी आएगी? 6। तो ये बच्चा पेपर में क्या करता है? 10 की पावर 5 करता है। क्या करता है? 10 की पावर 5 करता है। यही गलती होती है पेपर में। तो क्या से कैसे याद रखोगे आप 1 kWh का मान? तो ध्यान दो, 1 kWh, तो आपने क्या लिखा? 3.6। अब आपको 10 की पावर कितनी लिखनी है? तो यहां पर 6, तो यहां पर भी 6 लिखोगे, यहां पर 6 तो यहां पर भी 6 लिखोगे, है ना। सर गलत कैसे होगा? गलत ऐसे होगा प्यारे बच्चों, आप लिखोगे 10 की पावर 5। क्या लिखते हो? 10 की पावर 10 की पावर 5 क्या है? गलत है। 10 की पावर 5 क्या है? गलत है। आ गया समझ में? तो यहां से क्वेश्चन है, बताओ 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? क्वेश्चन दिया है ना, दो क्वेश्चन बने कि नहीं बने? बन के दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या बना? 1 kWh का मान कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना? 1 kWh में कितने जूल होते हैं? तो 1 kWh मतलब 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। क्लियर? मैं कह रहा हूं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, यहां के अलावा कोई वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी इस पेपर में, है ना। प्रतीकों के बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रतीक ध्यान देना। जैसे कि ये जो प्रतीक है किसका होता है? बल्ब का। ध्यान रखना, ये जो सिंबल है ये है बल्ब का प्रतीक, आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने ये बनाया तो ये किसका प्रतीक है? तो प्यारे बच्चों ये होता है सेल का प्रतीक। अब सेल में क्या चीज ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट बात क्या रखनी है आपको, कि जो बड़ी जो लाइन है, बड़ी जो लाइन होगी वो प्लस की होगी और छोटी जो लाइन होगी वो माइनस की होगी यहाँ पर। और हमने जो बनाया ये दो लाइन जो यहाँ पर बनाई है, इसमें बड़ी लाइन प्लस की होगी और छोटी लाइन माइनस की होगी, ध्यान रखना है आपको। ये गलती होती है पेपर में कि बच्चा क्या करता है ये दोनों लाइन बना के आता है और ये प्लस और ये माइनस बना देता है, और ये जो आंसर होगा ये आपका गलत होगा। आपका राइट आंसर इस प्रकार से होगा। 90% गलती यही होती है कि जब बच्चे से पूछा गया सेल का प्रतीक,
90% बच्चा गलती क्या करता है कि उससे पूछा गया सेल का प्रतीक तो बच्चा बना के आता है इस प्रकार से, और ये जो आंसर होता है ये उसका क्या होता है, गलत। सही आंसर क्या होगा कि प्लस की लाइन बड़ी और माइनस की लाइन छोटी होगी, दोनों प्रकार से, है ना, एक तो वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। वर्टिकल का मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब आड़ी लाइन। आड़ी में भी बड़ी लाइन प्लस की होगी, छोटी लाइन माइनस की होगी, और खड़ी लाइन में बड़ी लाइन प्लस की होगी और छोटी लाइन माइनस की होगी। रहेगा याद आपको? ठीक है। अब दूसरे आगे ध्यान रखना कि अब पूछा जाएगा बैटरी। क्या पूछा जाएगा? बैटरी। हमारे कई बार पेपर में बैटरी लिखा हुआ आता है, और जब हम प्रतीक बनाते हैं ना तो बैटरी का ना बनाकर परिपथ में हम बनाते हैं सेल का, सेल का, कि बच्चा बोलता है कि यार सेल भी यही है बैटरी भी यही है ना, तो सेल और बैटरी अलग अलग होते हैं। अब ध्यान दो कि यहां पर ये क्या है बताओ, सेल है कि नहीं है? अब ये सेल और ये सेल, इन सेलों को मैंने जोड़ दिया आपस में, जोड़ा जोड़ा, ये भी सेल है और ये भी सेल है, सेलों को मैंने जोड़ दिया तो बैटरी बनेगी। तो कहने का मतलब होता है सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। रहेगा आपको याद? क्लियर? कि कई बार आता है कुंजी। क्या आता है? कुंजी। तो कुंजी में ध्यान रखना प्लस की लाइन ये है, माइनस की लाइन ये है ना। तो कुंजी की जगह कई बार पेपर में लिखा जाता है आपके स्विच। क्या लिखा हुआ आएगा आपके? स्विच लिखा हुआ आएगा। तो स्विच ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है ना। अब यहां से जो मोस्ट जो इंपोर्टेंट जो आगे बनेंगे वो सिंबल अब है तुम्हारे सामने। ये तो प्रतिरोध है, ये जो सिंबल है ये है प्रतिरोध का। किसका है ये? प्रतिरोध का। ध्यान रखना इस बात को, है ना। ये प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध में मैंने ऐसे तीर लगा दिया, प्रतिरोध में मैंने तीर लगा दिया तो ये बन जाएगा परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बन जाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध बन जाएगा। ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखना? परिवर्ती प्रतिरोध को मैंने पहले प्रतिरोध बनाया और प्रतिरोध में मैंने एरो बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्लियर? अब एक और साइन होता है, ये प्रतिरोध बनाया हमने और प्रतिरोध के ऊपर इस प्रकार से एक संरचना हमने बना दी, एक और तार बना दिया इसके ऊपर, तो इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। इसको हम कहेंगे धारा नियंत्रक कहेंगे। आ गया समझ में? क्लियर? धारा नियंत्रक है एक, हमारे पास में है धारा नियंत्रक, और दूसरा हमारे पास में है परिवर्ती प्रतिरोध। क्या करेगा? धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण धारा नियंत्रक कहलाएगा। यही गलत है ना। और परिवर्ती प्रतिरोध में क्या आएगा कि प्रतिरोध के मान को नियंत्रित करने वाला उपकरण परिवर्ती प्रतिरोध कहलाएगा। धारा, हे धारा, बताओ धारा का नियंत्रण कैसे होगा? प्रतिरोध के द्वारा। होगा कि नहीं होगा? उल्टा याद रखना है, उल्टा याद रखना है। प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? धारा पर। धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध। आ गया समझ में? और प्रतिरोध के मान को नियंत्रित करने वाला धारा नियंत्रक। ठीक है, ध्यान देना। अगर इस प्रकार से आया आपके कि विद्युत परिपथ, अभी आपके ये विद्युत परिपथ जो था हाफ इयरली में आया, अपने आरबीएससी बोर्ड में हाफ इयरली में आया विद्युत परिपथ। बच्चों ने ये भी नहीं करा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत धारा के बंद पथ को, विद्युत तो यहां पर आ गया, ध्यान दो कैसे बनाना। विद्युत है ये और विद्युत धारा, और विद्युत धारा का होगा बंद पथ, मतलब कि बंद रास्ता होगा, उस बंद रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है विद्युत परिपथ का चित्र बनाओ। विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये हमने बल्ब बना दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया कि ऐसे कि श्रेणी क्रम में किसको जोड़ना है? एमीटर को। मैंने बोला तुम्हें कि सर यहाँ पे सेल बनाना है, बना दिया तुमने सेल को। फिर मैंने आपसे कहा कि आप कुंजी भी बनाओ, ठीक है, आपने कुंजी भी बना दी। बस ये आपका बन गया विद्युत परिपथ। बस यहाँ पर आपको लिखना है बल्ब, यहाँ पे आपको लिखना है एमीटर, यहाँ पर आपको लिखना है सेल, यहाँ पर आपको लिखना है कुंजी, मतलब के। आ गया समझ में? ठीक है। हो सकता है कि आपके एक नंबर में क्वेश्चन आए, कितने नंबर में आएगा ये? एक नंबर में। इस प्रकार से क्वेश्चन आया और बच्चा गलती करेगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 90% बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, और सबसे लड्डू क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये आया कि x और y के नाम बताओ,
एक्स और वाई के नाम बताओ, तो एक्स और वाई का नाम क्या होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये एक्स है ना, तो हमने बोला है, तो बताओ श्रेणी, ये श्रेणी क्रम है कि नहीं है, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा हमारे पास में अमीटर, तो एक्स का मतलब होगा अमीटर। इसी प्रकार से वाई होगा, वाई का जो मतलब होगा वो होगा हमारे पास में वोल्ट मीटर। क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। ये ओम का नियम, ओम का नियम, ये ओम का। क्या करा हमने, एक चालक तार लिया, चालक तार की भौतिक अवस्था से लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब को हमने नियत रखा। फिर हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया, और जो विभवांतर का मान होगा, मतलब जो V का मान होगा, इस प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यही कहलाता है ओम का नियम, है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब को नियत रखा जाए, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम कहलाता है।